हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीत एक्सपर्ट्स। हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे एंड मोल कंसेप्ट में अभी तक हम बहुत कुछ कर चुके हैं। ये 7th लेक्चर है। 6 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा बेसिक बिल्डअप मोल कंसेप्ट का कर लिया है। हमने स्टार्ट किया था कि भाई मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं। फिर नंबर ऑफ मोल निकालने के 3 मेथड सीखने के बाद हम लोगों ने सीखा कि एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। फिर हम लोगों ने सीखा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। फिर हमने सीखा मोल कंसेप्ट इन रिएक्शंस कैसे यूज़ करते हैं। फिर लिमिटिंग रिएजेंट सीखा एंड जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने सीखे हैं दैट वाज मिक्सचर्स एंड परसेंटेज प्योरिटी। अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग 3 कंसेप्ट कवर करेंगे। वो कौन कौन से 3 कंसेप्ट है, ज़रा उनके बारे में बात कर लेते हैं। वो 3 कंसेप्ट है। सबसे पहला कंसेप्ट जो हम सीखेंगे दैट वुड बी परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड सीखने के बाद में हम लोग सीखेंगे कि पैरेलल रिएक्शंस क्या होती हैं, और जो तीसरा टॉपिक हम लोग सीखेंगे आज वो होती है सीक्वेंशियल रिएक्शंस। तो ज़रा इन टॉपिक्स को पढ़ना चालू करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं परसेंटेज यील्ड से। देखिए, परसेंटेज यील्ड क्या होती है। परसेंटेज यील्ड, देखिए इस चीज को हम लोग बेसिकली एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं कि यदि आपने कभी कोई रिएक्शन कराई तो वो 100% एफिशिएंट नहीं होती है। उसके अंदर बहुत सारे चांसेस हैं कि आप जब रिएक्शन कराएंगे तो जितना रिएक्टेंट लिया है उस रिएक्टेंट के मुताबिक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो जब वो रिएक्टेंट के मुताबिक प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो जितना प्रोडक्ट बनेगा वो परसेंटेज यील्ड में चला जाएगा। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई परसेंटेज यील्ड ये किसके बराबर है, ये है प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। जितना प्रोडक्ट हमको मिला डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इनटू 100। भाई मान लेते हैं कि हम लोगों ने 10 मोल रिएक्टेंट लिए कि 10 मोल प्रोडक्ट बनेंगे, पर प्रोडक्ट तो 8 ही बना। जितना लिया उससे कुछ कम बना, तो वो यील्ड का पार्ट होता है कि भाई कितने परसेंट यील्ड है। ये यील्ड आपने भी देखा होगा कि भाई आप 10 घंटे पढ़ते हो, आपको 3 ही घंटे का याद रहता है, या आप 5 घंटे पढ़ते हो, आपको 2 ही घंटे का याद रहता है। तो ये होता है रिटेंशन यील्ड। तो वैसे ही रिएक्शन के अंदर भी ये होता है कि जितना आप सामान लेते हो पूरा का पूरा रिएक्ट कई बार नहीं करता है, और क्वेश्चन बन जाता है परसेंटेज यील्ड का। ठीक है, जरा इसके ऊपर थोड़ी सी और मेहनत करते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है इसी चीज को समझने के लिए कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट एंड व्हाट इज ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट। यही चीज समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हमको दिया गया है कि CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या CH3C डबल बॉन्ड OH विच इज एसिटिक एसिड reacts with NH4OH to form CH3C डबल बॉन्ड O NH4। ये क्या है, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जानकारी दी है। अब इफ, या इसको थोड़ा सा और बेटर कर लेते हैं, 2 मोल्स ऑफ एसिड reacted with 4 moles of, या reacted with 2 moles of NH4OH produced 1.5 mole of
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ammonium hydroxide, just 1.5 moles of ammonium hydroxide. Find out परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपने को रिएक्शन लिखनी होगी, और वो रिएक्शन क्या होगी? वो रिएक्शन होगी कि भाई CH3 C डबल बॉन्ड OH ये NH4 OH से रिएक्ट करेगा और ये बना देगा CH3 C डबल बॉन्ड NH4। ये क्या बना देगा? CH3 C डबल बॉन्ड NH4 बना देगा, और साथ में क्या बना देगा? ये बना देगा साथ में वाटर। अब ये तो हो गया। आपको क्या बोला है कि ये 2 मोल दिया है, ये भी 2 मोल दिया है, ये कुछ नहीं दिया है, ये कुछ नहीं दिया है। अब रिएक्शन जो हमने लिमिटिंग रिएजेंट में पढ़ी थी ना, वो जरा यूज करते हैं। भाई आइडियली ये खत्म होना चाहिए था, ये खत्म होना चाहिए था, और सॉल्ट के 2 मोल बनने चाहिए थे। ये सॉल्ट है यहां पे। तो हम लोग क्या कह रहे हैं? द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ अमोनियम एसीटेट वॉज 2 मोल्स। और ये 2 मोल क्यों एक्सपेक्टेड है? क्योंकि हमने रिएक्टेंट 2 मोल के लिए लिया है। भाई हमने 2 मोल ये लिया है, 2 मोल ये लिया है, तो 2 मोल ये बनना चाहिए था। क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके 2 मोल से इसका 2 मोल बनना चाहिए था। पर बना कितना? बना 1.5 मोल। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट, और ये सॉल्ट क्या है? वही अमोनियम एसीटेट, एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट एक्चुअली प्रोड्यूस्ड है दैट इज 1.5 मोल। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई परसेंटेज यील्ड, ये परसेंटेज यील्ड कितनी हो जाएगी? भाई ये आपने क्या बोला है? प्रोड्यूस्ड अपॉन एक्सपेक्टेड इंटू 100। तो प्रोड्यूस कितना है? प्रोड्यूस्ड है 1.5, एक्सपेक्टेड है 2, इंटू 100 विच इज 75%। कितना होगा ये? इट इज 75%। 75% ऑफ वॉट वी एक्सपेक्टेड, 75% ऑफ वॉट वी सप्लाइड रिएक्टेंट फॉर। जितना हमने रिएक्टेंट सप्लाई किया उसका जस्ट 75% ही बना है। आर वी क्लियर? बाकी का 25% क्या हुआ हमको नहीं मालूम है। हो सकता है रिएक्टेंट रह गया हो सकता है कुछ और बन गया हो। दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। हमारा सिर्फ इतना कंसर्न है कि जो रिएक्शन ली उस रिएक्शन का जस्ट 25% जो है, सॉरी जस्ट 75% जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है। इसके ऊपर और क्वेश्चन करते हैं। हमने कहा हमारे पास है CaOH होल ट्वाइस is reacted with H2SO4 to give CaSO4 and water. Find out moles of CaSO4 formed if 5 mole of CaOH whole twice and 5 mole of H2SO4 were taken together, and yield of reaction is 40%। ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है? फिर से एक बेस और एक एसिड ने रिएक्ट किया है। एक बेस और एक एसिड रिएक्ट करके एक सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और सॉल्ट यहां पर क्या है? सॉल्ट है हमारा यहां पे CaSO4। अब हमको क्या चाहिए कि कितना प्रोडक्ट बना, और रिएक्शन की यील्ड दे रखी है।
तो अब यहाँ पर है ना, हम लोग पहले रिएक्शन लिखेंगे। देखिए बिना रिएक्शन लिखे मोल कंसेप्ट में कुछ नहीं होता है। आपने रिएक्शन लिखी और रिएक्शन क्या आ गई, CaOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4 गिव्स CaSO4 प्लस 2 वाटर। ये बन गया। अब CaSO4 कितना दिया है आपको, CaSO4 दिया है आपको 5 मोल। H2SO4 कितना दिया है आपको, 5 मोल दिया है। और ये दोनों कितने हैं, ये दोनों कुछ भी नहीं है। आफ्टर रिएक्शन ये खत्म हो जाना चाहिए, ये खत्म हो जाना चाहिए और ये 5 मोल्स बनना चाहिए। पर ये जो 5 मोल बना है ये तो हमने रिएक्टेंट के हिसाब से बोला ना, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड सिनारियो। ये 5 मोल्स क्या हो जाएगा, ये 5 मोल्स हो जाएगा एक्सपेक्टेड सिनारियो। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई मोल्स कितने हो जाएंगे, मतलब प्रोडक्ट के मोल्स ये कितने हो जाएंगे ऑब्जर्व। तो हम वही यील्ड वाला मेथड यूज करेंगे। हम क्या बोलेंगे, यील्ड किसके बराबर है, ये है ऑब्जर्व्ड जितना बना एक्चुअली अपॉन एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इनटू 100। और ऑब्जर्व्ड प्रोडक्ट कितना है, ऑब्जर्व्ड प्रोडक्ट हमको निकालना है। यील्ड कितनी है 40 अपॉन एक्सपेक्टेड कितना है 5 इंटू 100। तो आपके पास इससे ऑब्जर्व्ड अमाउंट आ जाएगा 40 इंटू 5/100 विच इज 2 मोल्स, विच इज एक्चुअली 2 मोल्स। तो हमने आइटम कितने का लिया, हमने आइटम लिया 5 मोल का, पर बना कितना, बना है केवल 2 मोल। देखिए अभी हम लोगों ने ना यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं लगाया, बीच में LR नहीं घुसाया, कुछ भी और यूज नहीं किया। एक सिंपल चीज यूज की कि आपके पास डेटा है, उस डेटा में आपने परसेंटेज यील्ड लगाई और आंसर निकाल लिया, इतना सा किया है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। अब यदि हम इस चीज को आगे लेके चलें तो क्या कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। हम क्या कहते हैं कि भाई क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 मोल्स ऑफ CuSO4 is treated with Ki to form CuI2. The moles of Ki were 4. Find out moles of CuI2 if yield of reaction is 50%। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया है। वैसे देखिए क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती है कि CuI2 खुद स्टेबल नहीं होता है, वो डिसोसिएट हो जाता है Cu2I2 प्लस I2 के अंदर, पर वो वक्त आएगा तो हम लोग वैसे भी सीखेंगे। तो अभी हम लोग इस चीज में सिर्फ इस क्वेश्चन को सोचते हैं कि ठीक है जो क्वेश्चन दिया हुआ है केवल इतना सा ही क्वेश्चन है, हमें और कोई मतलब नहीं है वेदर CuI2 एग्जिस्ट और नॉट, वेदर इट इज स्टेबल और नॉट, दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न राइट नाउ। तो व्हाट आवर कंसर्न इज, आवर कंसर्न है कि ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, हमें रिएक्शन लिखनी होगी। देखिए बिना रिएक्शन लिखे कोई मतलब नहीं होता है। आपने कहा कि CuSO4 प्लस ट्वाइस Ki gives CuI2 प्लस K2SO4। देखिए रिएक्शन बैलेंस करना एक आर्ट होती है, वो आनी चाहिए। अब आपको दिया है कि ये देखिए, अब यहाँ पर है ना आपको ये दिया है कि ये 5 मोल है, ये 4 मोल है, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अब देखिए ये कॉम्प्लिकेट क्यों हो रहा है, क्योंकि अब आपके लिए बिल्कुल लीनियर रिलेशन जैसी बात नहीं है। यहाँ पर आपको दे रखा है कि 1 मोल के लिए 2 मोल Ki है, तो 5 मोल के लिए 10 मोल Ki लगेंगे। पर क्या Ki 10 मोल है क्या, नहीं है। Ki कितने, Ki है 4 मोल। मतलब यहाँ पर एक और पुराना कंसेप्ट यूज हो गया, और वो कंसेप्ट क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या था वो कंसेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हुआ है कि हमने एक और कंसेप्ट को इसके अंदर बीच में मिक्स कर दिया है, एंड दैट कंसेप्ट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो अभी Ki कम है तो ये LR होगा,
अब इस एल के हिसाब से सारी बात होगी। अब हमको क्या मालूम है कि भाई 2 KI मिलके 1 मोल CuI2 बनाते हैं। तो सीधी सी बात है 4 मोल KI इसका डबल है, तो इधर भी इसका भी डबल डबल होगा, तो 2 मोल CuI2 बनाते हैं। ये जानकारी हमें मिल गई है कि 4 मोल KI से 2 मोल CuI2 मिलेगा। और ये तो मिलना चाहिए था, और ये जो मिलता ये एक्सपेक्टेड था। अभी फिर से समझिए, यदि हम इसको लेके चलते तो 5 मोल CuI2 मिलता, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि KI खत्म हो गया है। तो जो एक्सपेक्टेड सिनारियो है वो एक्सपेक्टेड सिनारियो सिर्फ इतना सा है, मतलब यदि यील्ड 100% होती तो 2 मोल CuI2 बनता, पर अभी यील्ड 100% है ही नहीं। तो ये कितना आ जाएगा? 100%, सॉरी यील्ड 50% दे रखी है हमको, तो हम क्या कहेंगे कि भाई 50% इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड इनटू 100। तो ये हो गया 50 इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड हमको निकालना है अपॉन कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड इज 2 इंटू 100। ये सब कैंसिल आउट हो गया, ये 1 बचा, ये 1 बचा, तो आपको मिल गया ऑब्जर्व्ड इक्वल्स टू 1 मोल। और बाकी का बचा रह गया। तो यहां पर आपके पास एक सवाल था, उस सवाल का जवाब आया है कि भाई आपने पूरी कैलकुलेशन किसके हिसाब से की? LR के हिसाब से की। तो यहां पर है ना, हम लोग एक नोट बना लेते हैं कि भाई इफ लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट in any reaction, then all the calculations of yield are done as per limiting reagent। ये चीज याद रखनी होती है। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जितना होगा उतना ही एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, अब उसी के हिसाब से एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट अलग से नहीं आने वाला है। आर वी क्लियर? तो ये था परसेंटेज यील्ड। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। जो अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है पैरेलल रिएक्शंस। ये पैरेलल रिएक्शंस क्या होती हैं? पैरेलल रिएक्शंस, ये पैरेलल रिएक्शंस क्या होती हैं? ये पैरेलल रिएक्शंस होती हैं कि भाई आपने कहा आपके पास एक रिएक्टेंट है, उस एक रिएक्टेंट से आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। जैसे हमने कहा ए है, ए से बी सी डी 3 बन रहा है, तो ये पैरेलल रिएक्शन है कि तीनों इवेंट एक साथ चल रहे हैं। थोड़ा सा अमाउंट किसी एक चीज में गया, थोड़ा सा किसी और चीज में गया, थोड़ा सा किसी और चीज में गया। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, वो 100 रुपए आपको 3 चीजें खरीदनी है। आपको खरीदने हैं आइसक्रीम, आपको खरीदने हैं चॉकलेट, आपको खरीदने हैं केक। तो आपको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि आपको तीनों मिल पाए? तो वो एक ही चीज 3 चीजों में डिवाइड हो गई, दैट इज कॉल्ड ए पैरेलल इवेंट, कि एक साथ 2 चीजें हो रही हैं। तो आई होप आपको पैरेलल इवेंट समझा है। वही चीज पैरेलल रिएक्शन है कि भाई हमारे पास एक रिएक्टेंट है और उस एक रिएक्टेंट से हम मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे हैं। करके देखते हैं क्या बात हुई। भाई हमने कहा कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए, ये ए रिएक्टेंट से बना बी, एक रिएक्टेंट से बना सी और ए रिएक्टेंट से बना डी। इसके टोटल मोल्स थे स्मॉल ए। अब यदि स्टोइकियोमेट्री यही है तो सम पार्ट ऑफ ए went to B, some part of A went to C and some part of A went to D,
एंड यदि स्टोइकियोमेट्री यही है कि सबके मोल से एक एक मोल बन रहा है, तो हम जानते हैं कि इन तीनों का सम इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये होता है पैरेलल रिएक्शन। यदि आपने कहा कि आपके पास A गिव्स B एंड 2C है, इसके टोटल मोल्स हैं A, तो अभी ये कितना बनेगा? यदि ये बना B और ये बना C, तो अब आपका कॉमन सेंस क्या बोलना चाहिए कि भाई जो बना है वो A से ही बना है, B और C। तो इतना अमाउंट ऑफ A था, उसका कुछ पार्ट B में गया, कुछ पार्ट C में गया, और टोटल कितना बना है? C का। क्योंकि यहाँ पर टोटल, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आगे 2 दे रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप बोलेंगे A इक्वल्स टू B प्लस C/2, क्योंकि इसके 1 से इसका 2 बन रहा है, इसके A से इसका 2A बन रहा है, तो यदि इसका C/2 यूज होगा तो ही तो इसका C बनेगा। तो ये चीज समझनी होती है कि भाई कितना रिएक्टेंट लेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो यहां पर ये A था, A का C/2 फ्रैगमेंट इसमें गया है। ये होती है पैरेलल रिएक्शंस, और इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे थोड़ा सा हिंट लगे। भाई हमने कहा हमारे पास है KClO3 और हमने कहा कि ये 10 मोल है, और KClO3 क्या काम कर रहा है? ये बना रहा है KCl प्लस 3/2O2, और एक बना रहा है KClO प्लस O2, और हमें दे रखा है फाइंड आउट मोल्स ऑफ KCl एंड KClO फॉर्म्ड इफ moles of oxygen formed is 12। ये क्वेश्चन दिया है, और अभी क्या हुआ? एक रिएक्टेंट से 2 अलग अलग ब्रांचेस ऑफ रिएक्शन निकल गई, तो इसको अपन ने क्या बोला? पैरेलल रिएक्शन बोला। क्या बोला? इस चीज को अपन ने पैरेलल रिएक्शन बोला। कैसे करेंगे भाई? ये 10 मोल है, हमने कहा कि KCl A बना, और KCl A बना तो ये कितना बना? 3A/2 बन गया, क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। और दूसरी तरफ KClO में हमने कहा ये B बना, तो ये भी B बना। अब हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है कि इसका 1 से इसका 1 बन रहा है, इसके 1 से इसका 1 बन रहा है, तो A प्लस B बराबर 10 है, ये तो हमको पता लग रहा है ना। और दूसरी चीज हमको क्या पता चल रही है कि 3A/2 प्लस B बराबर 12 है। ये कैसे पता लगा? कि क्वेश्चन में दिया है कि भाई मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 12, और ऑक्सीजन कितनी बनी है? ये बनी है इतनी। तो हमने क्या बोल दिया कि 3A/2 प्लस B इक्वल्स टू 12। यदि नीचे वाले इसको माइनस कर लें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा -A/2 इक्वल्स टू -2, ये कैंसिल हो गया, तो A बना 4 के बराबर। यदि A 4 के बराबर बना है तो KCl कितना बना है? 4 मोल्स, और KClO कितना बना है? ये बना है B के बराबर। अब B के लिए हमको क्या चाहिए? B प्लस A बराबर 10 है, तो B बराबर 10 माइनस A हो जाएगा, और B बराबर 6 मोल्स हो जाएगा। B बराबर कितना हो जाएगा? 6 मोल्स हो जाएगा। तो KClO कितना बना है? KClO बना है 6 मोल। तो आपने क्या बोला कि भाई KClO3 था, इस KClO3 के 4 मोल ये तो गए KCl वाली ब्रांच के लिए, और इसके 6 मोल गए KClO वाली ब्रांच के लिए। ये होती हैं पैरेलल रिएक्शंस, जहां पर एक ही रिएक्टेंट मल्टीपल इवेंट करता है एक साथ। बात समझ में आई? पैरेलल रिएक्शन समझ में आई? तो इट इज अ वेरी 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 इजी फॉर्म स्टेट कि जहां पर आपको एक रिएक्टेंट को बस बैलेंस आउट कर देना है अक्रॉस मल्टीपल थिंग्स। यदि आपने बैलेंस कर दिया तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा।
ठीक है, देखिए मोल कंसेप्ट से ज़्यादा है ना, ये जो कंसेप्ट है ये काम में आता है जब हम लोग पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिशन, क्योंकि वहां पर होता है कि एक कंपाउंड जो है वो 2 या 3 अलग अलग कंपाउंड के अंदर डिके हो गया। समझ में आया? पैरेलल रिएक्शन क्या होती है कि भाई एक रिएक्टेंट से मल्टीपल आउटकम आए। अब यदि हम चाहें तो इसके ऊपर और क्वेश्चन भी करके देख सकते हैं, ऐसा कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं, और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करके देख सकते हैं। तो एक और मॉडरेट सा लेवल का क्वेश्चन हम करते हैं। हमें क्या दिया है, 10 मोल हाइड्रोजन is mixed with oxygen to give H2O and H2O2. Find out moles of O2 used if moles of H2O is 6। अभी क्या हुआ, अभी क्वेश्चन में इसने बोला है कि भाई हाइड्रोजन है, यदि हम इसकी रिएक्शन O2 से कराएं तो 2 इवेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा H2O और एक हो जाएगा H2O2। तो आपने क्या बोला कि भाई एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हाइड्रोजन डाली, उसमें ऑक्सीजन डाली और रिएक्शन करने के लिए छोड़ दी, और उसने कितने प्रोडक्ट बनाए? उसने 2 प्रोडक्ट बनाए, 2, और वो दोनों प्रोडक्ट एक साथ बने तो उसको अपन पैरेलल रिएक्शन बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो हमने इसको पैरेलल रिएक्शन बोला। और पैरेलल रिएक्शन में हमको क्या बोला गया है कि भाई इसके 10 मोल है और इसके मोल्स निकालने हैं और इसके मोल्स 6 दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं ना, इसको अब एक अलग तरीके से करते हैं कि हम 2 अलग अलग रिएक्शन बनाते हैं। देखिए जहां पर हमारे पास एक ही रिएक्टेंट हो तो ब्रांचेस निकाल के करना आसान होता है, और यदि हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो जितने इक्वेशन बना सकते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से उतनी रिएक्शन बनानी चाहिए। जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, देखिए पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या था कि KClO3 एक ही रिएक्टेंट था तो हमने ब्रांचेस बना के क्वेश्चन सॉल्व किया, पर दूसरे में हमारे पास 2 रिएक्टेंट है और 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करके मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे, तो इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे ना, उतनी अलग अलग इक्वेशन लिखी है। दैट वुड बी बेनिफिशियल एंड इजियर मैनेजेबल टू यू। तो हमने क्या बोल दिया कि भाई H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, इसके मोल्स हैं A, ये लग जाएगा A/2 और ये बन जाएगा A। दूसरी तरफ आपको दे रखा है H2 प्लस O2 गिव्स H2O2 और ये कितना है B, इसके मोल्स लग जाएंगे B और ये भी बन जाएगा B। तो आपको क्या मालूम है कि टोटल हाइड्रोजन ये किसके बराबर है? ये बराबर है A प्लस B के, और ये कितनी है? 10। ये कितनी है? 10 है। यदि ये 10 है तो हमें, और A की वैल्यू हमको दे रखी है, A की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। तो सीधी सी बात है B की वैल्यू कितनी हो गई? 4 अपने आप ही हो गई यार। भाई A प्लस B बराबर 10 है, A का वैल्यू 6 तो B का वैल्यू अपने आप 4 हो गया। और अब आपको क्या मालूम है? O2 कितना है? O2 है दिस, और वो कितना है? A/2 प्लस B, तो 6/2 प्लस 4, मतलब ये आ गया 7 मोल्स। और ये आसान क्यों हुआ? क्योंकि इसको आपने 2 अलग अलग ब्रैकेट में खोल दिया। यदि मान लो आप इसको सिंगल इसमें करना चाहते हैं ना तो भाई परेशान हो जाते, कोई फायदा नहीं था। कुछ लोग कर पाते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे कर भी पाते हैं, बहुत सारे बच्चों के IQ बहुत अलग अलग होते हैं, तो आप आराम से कर भी पाते हैं। पर मेरा सुझाव रहता है कि हर क्वेश्चन को सबसे पहले उसके इजीएस्ट फॉर्मेट में लेके आएं और फिर सॉल्व करना चालू करें। और जो असली स्मार्ट वर्क है, असली दिमाग वाला काम है ना, वो क्वेश्चन के फॉर्मेट को इजी करना ही है। क्योंकि एक बार को फॉर्मेट समझ में आ गया तो आंसर आना ही है यार, उसमें क्या दिक्कत है। एम आई क्लियर? तो ये थी पैरेलल रिएक्शंस। इसके बाद अपन एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज,
एंड दैट टॉपिक इज सीक्वेंशियल रिएक्शन। क्या है वो टॉपिक? वो टॉपिक है सीक्वेंशियल रिएक्शंस। ये टॉपिक क्या बोलता है? देखिए, सीक्वेंशियल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जहां पर हमारे पास एक रिएक्टेंट पहले कुछ और बनाता है, फिर वो बनने के बाद में जो वो बना है प्रोडक्ट वो आगे एक और रिएक्शन करता जाता है, तो उसको अपन लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। मतलब समझिएगा, हमने कहा कि ए रिएक्ट करके बनाता है बी, बी रिएक्ट करके बनाता है लेट्स से सी, और सी रिएक्ट करके बनाता है डी। तो पहले ए इवेंट होगा, जब ये हो जाएगा तो ही सेकेंड इवेंट होगा, और जब सेकेंड इवेंट हो जाएगा तब ही थर्ड इवेंट होगा। थर्ड इवेंट डायरेक्टली नहीं होने वाला है, हमने सिर्फ ए लिया था, और ए से यदि अपने को डी तक मिल रहा है तो पहले इवेंट 1 होगा, फिर इवेंट 2 होगा, फिर इवेंट 3 होगा। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल रिएक्शन। भैया आप सोचिए, आपको यदि मान लो ये वाला वीडियो देखना है तो क्या करना होगा? पहले आपको फ़ोन लेना होगा, फिर फ़ोन के अंदर आपको ढूंढना होगा कि जीत एक्सपर्ट्स कहाँ हैं। आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको अपनी फीड में ही मिल जाएगा, और उसके बाद आप ये वाला वीडियो देख पाएंगे। तो ये सीक्वेंशियल हुआ, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। मान लो आपके पास फ़ोन ही नहीं था या आपके पास स्क्रीन नहीं थी, तो कैसे देखोगे? मान लो आपके पास फोन था पर आप देखने लग गए कुछ और, तो भी नहीं देख पाओगे। तो ये जब तक तीनों इवेंट एक लाइन में नहीं होंगे तब तक ये चीज नहीं होने वाली है, एंड दैट इज सीक्वेंशियल इवेंट। यही जो चीज है ना, यही सीक्वेंशियल इवेंट है। चलिए, हमने इसके ऊपर बेस्ड एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन करके देखते हैं। भाई हमने क्या बोला? हमारे पास है KCl या हमारे पास है KOH प्लस Cl2 गिव्स KClO प्लस KCl प्लस H2O, और KClO क्या कर रहा है? ये बना रहा है KClO3 प्लस KCl, ठीक है, और ये रिएक्शन है। अभी समझो भाई, सेकेंड रिएक्शन के लिए यदि समझें तो इतना भी KClO, भाई इसका रिएक्टेंट KClO है, और KClO बना है ऊपर वाली रिएक्शन में। यदि ऊपर वाली रिएक्शन नहीं होगी तो नीचे वाली रिएक्शन कहां से हो जाएगी? तो ये जो चीज है ना कि भाई पहले ऊपर वाली रिएक्शन होगी फिर नीचे वाली रिएक्शन होगी, यही सीक्वेंशियल रिएक्शन है, कि भाई इन सीक्वेंस होना जरूरी है। अब आपको दिया है क्वेश्चन, फाइंड आउट मास ऑफ KOH used to prepare 10 moles of KClO3। और इस रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। चलिए, अब KClO3 के इतने मोल्स बने हैं, उसके लिए पहले अपने को रिएक्शन को उल्टा ट्रैक करना होगा। बिना उल्टा ट्रैक के आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो हमने क्या बोल दिया कि भाई KOH प्लस 2Cl2 गिव्स KClO प्लस KCl प्लस वाटर। बहुत ही बढ़िया। एंड 3KClO गिव्स KClO3 प्लस 2KCl। अब हमको क्या समझ में आ रहा है कि 1 मोल KClO के लिए, KClO3 के लिए 3 मोल KClO बनते हैं। हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो अब 3 मोल KClO के लिए यहां पर 3 मोल KClO बनने चाहिए, तो ये रिएक्शन 3 बार होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई 3KOH प्लस 6Cl2 ये मिलके 3KClO बनाएंगे, और 3KClO से 1 मोल KClO3 बनेगा। तो आपको ये डिपेंडेंसी ढूंढनी है कि भाई अच्छा ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट यहां बना, यहां जितना बनेगा उतना ही नीचे यूज होगा, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। तो आपने ये डिपेंडेंसी खोज ली। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 3 मोल KOH 6 मोल Cl2 से मिलके
1 मोल KClO3 बनाता है, और टोटल कितना बना है, सिंस 10 moles of KClO3 should be formed, तो मोल्स ऑफ KOH कितने हुए हैं, मोल्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 30। भाई 3 से 1 बन रहा है तो 10 के लिए कितने हो जाएंगे, 30। तो इसका मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ KOH, और मोलिकुलर मास ऑफ KOH कितना होता है 39। पोटेशियम का मास, हाइड्रोजन का 1, 16 ऑक्सीजन का, इट इज 56। तो मास कितना हो जाएगा 30 इंटू 56 ग्राम्स, कितना हो जाएगा 30 इंटू 56 विच इज 1680 ग्राम। और यदि अपन Cl2 की बात करें तो हमें 6 मोल Cl2 से 1 मोल KClO3 बना है, तो अभी 10 मोल KClO3 के लिए 60 मोल Cl2 चाहिए, तो इसका मास कितना हो जाएगा 60 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ Cl2 विच इज 71, तो 60 इंटू 71 ये मास आ जाएगा जो आपको Cl2 का रिक्वायर्ड है। क्या आपको सीक्वेंशियल रिएक्शन समझी, कि आपने 2 रिएक्टेंट लिए, 3 रिएक्टेंट लिए, जो भी कुछ लिए उनका एक प्रोडक्ट बना, और उस प्रोडक्ट ने आगे जाके रिएक्शन करी, और रिएक्शन करके कुछ और बनाया, उस कुछ और के ऊपर बेस्ड था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है। हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन पे, ठीक है, जिससे और थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। हमने बोला कि हमारी रिएक्शन हुई है CuSO4 की Ki से, हमको मिला है CuI2 प्लस K2SO4, और CuI2 ये बना रहा है टूट के Cu2I2 प्लस I2, और ये I2 अब रिएक्ट कर रहा है Na2S2O3 के साथ, और ये बना रहा है NaI प्लस Na2S4O6। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट कर दिया। देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने से फ़ायदा क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में आएगा, पर कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको बोला, पहले रिएक्शन को है ना थोड़ा सा और बैलेंस करके देते हैं, इससे कि आप कर पाएँ इसको आराम से। ये 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब आपको बोला है फाइंड आउट मास ऑफ CuSO4 required to produce 5 moles of, या 5 moles ही कर लेते हैं, 5 moles of Na2S4O6। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई पहले हमको एक लीनियर रिलेशन बनाना होगा बिटवीन दिस एंड दिस। तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर चलेंगे, तो ही हम ये इवेंट कर सकते हैं, वरना ये इवेंट नहीं होने वाला है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, यदि ये 1 मोल बनना है, इसी रिएक्शन को यहीं पे इसी फ्रेमवर्क में कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसको वापस से लिख लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं हो, और कर लेते हैं इसको। जी लीजिए, चलिए कॉपी कर लिया इसको। ओहो, थोड़ा बड़ा हो गया है, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हमारा ही बोर्ड है। तो अभी आपको क्या बोला गया है कि भाई यदि ये 1 मोल बनना है, 1 मोल Na2S4O6 बनना है, तो 1 मोल I2 चाहिए, और यदि 1 मोल I2 बनना है तो 2 मोल, भाई यदि 1 मोल I2 बनना है तो 2 मोल CuI2 चाहिए,
और 2 मोल CuI2 बनना है तो हमें 2 मोल CuSO4 चाहिए। तो देखिए एक रिलेशन, एक डिपेंडेंसी बढ़ा दी, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही है कि भाई हमको यदि ये चाहिए तो हमको ये आना चाहिए, यदि ये आना है तो ये चाहिए, ये चाहिए तो ये चाहिए। तो ये डिपेंडेंसी निकाल दी। तो हमें क्या मालूम है कि भाई हमें 5 मोल Na2S4O6 चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें 10 मोल CuSO4 भी चाहिए। अब 10 मोल का मास कितना हो जाएगा? अब CuSO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास CuSO4 का कितना हो जाएगा? Cu प्लस S प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन। एंड Cu का मास कितना है? Cu का मास है 64 ले लेते हैं, प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 विच इज 64। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 32 प्लस 64, इट इज इक्वल टू I'll say 160। तो मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ CuSO4 कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास CuSO4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 160, मतलब 1600 ग्राम्स। तो ये कितना हो जाएगा? 1600 ग्राम्स हो जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन है। आर वी क्लियर? तो कुछ नहीं किया, एक स्टेप और बढ़ा दिया, एक और डिपेंडेंसी बना दी और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो आई होप आप ये चीज़ समझ पाए हैं। ये 3 टॉपिक्स आज हमने पढ़े हैं, इनको प्लीज़ पढ़ना, नोट्स बनाना। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एज यू नो। एंड कोशिश करिएगा कि नेक्स्ट लेक्चर तक आपके ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो। ठीक है, हम लोग वापस मिलेंगे। बाय बाय।